स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम आपके सामने फिर से हाजिर हो गए एक नई क्लास के साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का हम लोग क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे, जिसमें क्लास नंबर 4 आज होने वाली है। ठीक है, तो ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। और इतना जरूर उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे और प्रॉपर क्लासेस आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो भाई तैयारी अब करना स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब धीरे धीरे आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है। ठीक है ना, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन पढ़ाई स्टार्ट कर दो भाई। चलो आ जाओ, देखते हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किए थे उससे आगे के अब क्वेश्चन करेंगे आज के क्लास में। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन करंट फ्लो विद इंक्रीज डायमीटर ऑफ कंडक्टर। यदि एमीटर के सॉरी एक मिनट रुक जाइए। हाँ, क्या बोला है कि यदि यदि इंक्रीज्ड डायमीटर ऑफ कंडक्टर, यदि कंडक्टर के डायमीटर को बढ़ा दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा करंट के फ्लो पे। करंट के फ्लो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि डायमीटर को बढ़ा रहे हैं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। हालांकि ये क्वेश्चन इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उस क्लास में भी 2 बार क्वेश्चन आया था और दोनों बार मैं आपको समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन था, दूसरा तरीका था वहां पे क्वेश्चन को पूछने का। यहाँ पे मैं थोड़ा समझाता हूं, फिर वही उसी प्रोसीजर से क्वेश्चन आपका बन जाएगा यदि आपने इससे पहले वाला क्लास देखा है तो। देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले से हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारा प्रतिरोध है, जहां पे आर क्या है भाई, ये प्रतिरोध है। आर हमारा होता है प्रतिरोध। ठीक है, एल क्या होता है, ये होता है आपका लंबाई। किसकी लंबाई, कंडक्टर की लंबाई। कंडक्टर की लंबाई यहाँ पे लिख लो, कंडक्टर या फिर चालक की लंबाई। ठीक है, या फिर चालक की लंबाई, चालक की लंबाई हो गई, चालक की लंबाई। और ये क्या है, ये है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, चालक के अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया आपका। और ये रो क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ये सभी पॉइंट्स हो गए। अब हमें ये देखने को मिल रहा है इस फॉर्मूले से कि जो हमारा आर है, जो हमारा आर है, आर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है लंबाई के, चालक के लंबाई के। ठीक है, चालक के लंबाई के। और इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके डायमीटर, नहीं कह सकते यहाँ पे हमने लिखा है अभी एरिया, तो एरिया के डायरेक्टली आपकी लंबाई के प्रोपोर्शनल है और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एरिया के। ठीक है, अब आप लोग एरिया का फॉर्मूला जानते होंगे कि ए इक्वल टू क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त के व्यास तथा त्रिज्या में, व्यास तथा त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो यहाँ पे वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है आपका 2r, जहां पे r क्या है, ये है आपका त्रिज्या, ये है आपकी वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, और d क्या है, ये होता है आपका व्यास या फिर डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ से r इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, r इक्वल टू हो जाता है आपका d/2। ये सभी लोगों ने फॉर्मूला इतना पढ़ा होगा 10वीं में, आप सब इतना फॉर्मूला तो जरूर पढ़ लिए होंगे। ठीक है, अच्छा, यदि r इक्वल टू d/2 है, यदि r इक्वल टू d/2 है तो यहाँ पे मैं a इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ, पाई d/2 का होल स्क्वायर, d/2 का होल स्क्वायर लिख दूं तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रतिरोध है ये डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यदि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम डायमीटर को बढ़ाएंगे, डायमीटर को बढ़ाएंगे तो हमारा प्रतिरोध का मान घटेगा ना। देखो यहाँ पे यदि लंबाई आप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे यदि आप एरिया बढ़ाओगे तो आपका जो रेजिस्टेंस का मान होगा, रेजिस्टेंस का मान घटेगा। ठीक है, तो कब करंट का मान बढ़ेगा, जब डायमीटर आप घटाओगे। ठीक है, जब आप डायमीटर घटाओगे। इसने बोला है कि इंक्रीज डायमीटर, यदि आप डायमीटर को इंक्रीज कर रहे हो, यदि डायमीटर को इंक्रीज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिरोध घट गया।
प्रतिरोध घटा तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी सर्किट में प्रतिरोध का मान घट रहा है तो हम सभी ने फॉर्मूला पढ़ा है I इक्वल टू वी अपॉन आर, जहां पे I होता है आपका धारा, V होता है आपका वोल्टेज और R क्या होता है भाई, ये प्रतिरोध होता है, ये होता है आपका प्रतिरोध। ठीक है, तो यदि आप R का मान घटा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारी धारा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यदि आप व्यास को बढ़ाओगे तो धारा आपकी क्या होगी, धारा का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि क्योंकि प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। व्यास बढ़ाने से, डायमीटर बढ़ाने से, किसी भी कंडक्टर के डायमीटर को बढ़ाने से उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा, उसका प्रतिरोध घटेगा तो इसका मतलब है कि उसमें बहने वाली धारा का मान बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स है हर एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, प्रतिरोध बढ़ता है, ये बात तो सही है। ठीक है, अधिक करंट का विरोध करता है, नहीं। मोर वोल्टेज ड्रॉप, ये बात एकदम गलत होगी। अलाउ हाई करंट फ्लो, उच्च धारा प्रवाह की अनुमति देता है, उच्च धारा प्रवाह की अनुमति देता है। तो यहाँ पे बात धारा की पूछा है तो प्रतिरोध वाला मैटर हटा दो, यहाँ पे लिख लो ये चीज कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, कि अलाउ हाई करंट फ्लो, यदि आप डायमीटर को बढ़ाते जाओगे तो वहां से हाई करंट फ्लो होना ये अलाउ करेगा, क्योंकि प्रतिरोध का मान घटता जा रहा है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कंडक्टर के अरे यार धारा, यहाँ पे धारा लिखना चाहिए, बार बार वर्तमान लिख देता है। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वायर डायमीटर विद करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। देखो यहाँ पे फिर वही रिलेशन वाली बात कर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि डायमीटर के बढ़ाने से धारा का भी मान बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा आई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके डी के है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके डी के, डी स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी लिख लो केवल, कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्या होती है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, पिछले क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ गया है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा जो हमारा आर है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके किसके, डी स्क्वायर के, और आई को आपने देखा कि आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। ठीक है, यदि आर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आर, आप ये देख रहे हैं कि ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, तो पहले स्टेटमेंट पे आप ये देख रहे हैं कि आर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर के हो रहा है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने रख दिया 1/d स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ठीक है, d/2 का होल स्क्वायर है, जो भी है d/2 लिख लो, यहाँ पे लिखना है तो d/2 का होल स्क्वायर, ये भी d/2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब कि समानुपाती हो रहा है ना, समानुपाती हो रहा है, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपसे कि स्थिर विद्युत आवेश को कैसे कहा जाता है, हाउ द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज आर कॉल्ड। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग स्टैटिक चार्ज ही कहेंगे। ये तो सबसे पहला इक्वेशन था, आपने यदि पहला क्लास देखा होगा तो उसी में ये क्वेश्चन था, तो ये आपका स्टैटिक चार्ज बन जाएगा। ठीक है, स्टैटिक चार्ज बन जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से जनरेट होती है, कि क्या इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट होगी स्टैटिक चार्ज की सहायता से, नहीं, डायनेमिक चार्ज की सहायता से आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, तो स्टैटिक चार्ज क्या होता है, हमने आपको बताया था वहीं पे कि स्टैटिक चार्ज जो होता है आपका, ये धारा प्रवाह में सहायता प्रदान नहीं करता है, मतलब कि इस चार्ज के द्वारा धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, क्योंकि ये डायनेमिक के प्रवृत्ति का नहीं है, डायनेमिक प्रवृत्ति का नहीं है, मतलब ये गति करने लायक नहीं है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि विद्युत मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। विद्युत मात्रा को, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में आ जाता है क्या, धारा आ जाता है। ठीक है,
फिर आपका वोल्टेज आ जाता है। वोल्टेज ये क्या है, ये आपके इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं। तो इनको मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे धारा को मापने के लिए हम लोग एमीटर यूज करते हैं, एमीटर। और वोल्टेज को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर यूज करते हैं, वोल्ट मीटर यूज करते हैं। ठीक है। और यदि बात करें पावर की, तो पावर को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं भाई, इसके लिए हम लोग वाट मीटर यूज करते हैं, वाट मीटर यूज करते हैं। ठीक है, वाट मीटर यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को हम लोग मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं। कौन सा मीटर, या तो एमीटर यूज करेंगे, नहीं वोल्ट मीटर यूज करेंगे, नहीं तो वाट मीटर यूज करेंगे। ठीक है। बाकी टेस्टर किस लिए यूज किए जाते हैं, टेस्टर आपके पोलैरिटी टेस्ट के लिए अक्सर यूज किया जाता है। वर्नियर कैलिपर ये तो आपका मतलब कि क्या कहते हैं, बहुत छोटी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का यूज किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि डायमीटर को मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विद्युत मात्रा को मापने के लिए मीटर का कौन सा टर्मिनल जुड़ा हुआ है, कौन सा टर्मिनल जुड़ा हुआ है। अब देखो, इस क्वेश्चन में रहना चाहिए था एक फिगर। ठीक है, इस क्वेश्चन में रहना चाहिए था एक फिगर, लेकिन फिगर यहाँ पे दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। आपके उस बुक में भी नहीं दिया है जहां से हमने इस क्वेश्चन को लिया है, लेकिन क्वेश्चन लिखा उसी तरीके से है। क्योंकि देखो क्या लिखा है, विद्युत मात्रा को मापने के लिए मीटर का कौन सा टर्मिनल जुड़ा हुआ है, कौन सा टर्मिनल जुड़ा हुआ है। ये इसके पूछने का लहजा ही बता रहा है कि इधर कहीं ना कहीं कोई फिगर था और उसी फिगर से आपको क्वेश्चन का आंसर देना था। ठीक है, फिर भी देखते हैं एक बार इंग्लिश वाले वर्ड को, इंग्लिश वाले सेंटेंस को। विच टर्मिनल ऑफ मीटर इज कनेक्टेड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। ठीक है, कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, तो अक्सर हम लोग इसे कहाँ पे यूज करते हैं, इनपुट टर्मिनल पे ही यूज करते हैं। ठीक, चलो मीटर द्वारा मापी गई विद्युत मात्रा को इसमें कैसे चिन्हित किया जाता है, मीटर द्वारा मापी गई विद्युत मात्रा को इसमें कैसे चिन्हित किया जाता है, यूजिंग कलर कोडिंग। कलर कोडिंग के द्वारा हम लोग तो प्रतिरोध को दर्शाते हैं ना, प्रतिरोध के मान को हम लोग कलर कोडिंग के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग द वैल्यू को प्रिंटिंग द वॉल्व्स। ठीक है, वाल्व को प्रिंट करना, या प्रिंटिंग द, देखो यहाँ पे 2 बार लिख दिया है, प्रिंटिंग द वॉल्व्स। ठीक है, और डायरेक्टली प्रिंटिंग द स्पेसिफिकेशन, ये बात भी गलत हो गया, ये बात भी गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 बार लिख दिया इसने प्रिंटिंग द वॉल्स, फिर यहाँ पे भी लिख दिया है प्रिंटिंग द वॉल्स। ठीक है, दोनों का प्रिंटिंग द वॉल्स लिखा हुआ है, जबकि ये चीज थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ये प्रिंटिंग द वॉल्स ही नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मीटर द्वारा मापी गई विद्युत मात्रा को इसमें कैसे चिन्हित किया जाता है, तो यहाँ पे कोई भी यदि राशि मापी जाती है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे। जो मीटर हम लोग यूज करते हैं उस मीटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो वहां से हमें पता चलता है कि ये वैल्यू मेजर की गई है और कितनी वैल्यू मेजर की गई है। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक ऑप्शन बना लीजिए, ई ऑप्शन। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू इज displayed on मीटर स्क्रीन। ठीक है, मीटर के स्क्रीन पे मेजर्ड वैल्यू को शो कराया जाता है। और चिन्हित कैसे किया जाता है, तो चिन्हित करने के लिए यहाँ प्रिंटिंग द वॉल्व, यहाँ कुछ दूसरा होना चाहिए, जो मेथड यहाँ पे सी वाला सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमीटर डायल पर प्रतीक का अर्थ क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया दिया हुआ है और ये समझने लायक भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे हम लोग। इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है,
इसमें आपको दे दिया हुआ पहले तो फिगर, पहले फिगर दिया हुआ है, ये है क्या, ये है क्या, ये है आपका स्केल, इसे हम लोग कहते हैं स्केल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, तो ये है आपका इंडिकेटर, ये है आपका इंडिकेटर, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू दी हुई है, सॉरी ये जो चिन्ह आपका दिया हुआ है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे नोट कर लेना, एक काम करो यहाँ पे नोट ही करते जाओ, ठीक है। ये जो आपका वैल्यू दिया हुआ है ना, इस तरीके से जो आपका एक सिंबल बनाया हुआ है, इस सिंबल का मतलब है कि ये जो मीटर रखा गया है, ये मीटर वर्टिकल पोजीशन में रखा गया है, वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन में रखा गया है, ठीक है। और यदि ये वैल्यू, ये सिंबल यदि ऐसा दिया रहता तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा गया था, ठीक है। अच्छा, ये लिखा है यहाँ पे एक यू आकार की एक आकृति बनाया है, ऐसे यू आकार की आकृति बना दिया है, ठीक है। और आकृति बना के फिर बीच में ऐसे एक छोटा सा सिंबल और बना दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपकी मूविंग कॉइल विथ परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कॉइल विथ परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट मतलब कि ये जो मीटर है, ये मीटर कौन सा है, ये मीटर आपका पीएमएमसी टाइप का है, पीएमएमसी टाइप का ये मीटर है, पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। पीएमएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कुछ स्टार टाइप का बनाया है ना, ये कुछ स्टार टाइप का बनाया है, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका भी कुछ ना कुछ मतलब होता होगा, जरूर होता होगा। चलो तो देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। ठीक है, यदि इस तरीके से वैल्यू दी हुई है, यदि वैल्यू इस तरीके से दी हुई है, तो इसका मतलब है ये है कि यह जो मीटर है, यह मीटर टेस्ट नहीं किया गया है, इसे इसे टेस्ट नहीं किया गया। यदि ऐसे बना के जीरो दे दिया है तो, ठीक है, ऐसे बना के यदि जीरो दे दिया है तो इसका मतलब है कि ये इस मीटर का टेस्टिंग नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये 2 लिखा हुआ है, ऐसे हो सकता है आपको स्क्रीन पे पूरा ना दिख रहा होगा, यहाँ इसके अंदर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंबल बना देता हूँ फिर से एक बार, ठीक है। यहाँ पे इसने 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि मीटर का टेस्टिंग किया गया है, मीटर का टेस्टिंग 2 किलोवाट, 2 किलोवाट तक किया गया है, ठीक है, 2 किलोवाट तक किया गया है। अब यहाँ पे मीटर का टेस्टिंग नहीं किया गया, ऐसे लिख सकते हो, टेस्टिंग नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, या फिर कह सकते हो कि 0 वोल्ट 0 किलोवाट पे टेस्टिंग की गई है, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो जितने भी इसमें छोटे छोटे फिगर, अच्छा देखो ये जो ए लिखा हुआ है, इस ए का क्या मतलब है, इस ए का मतलब है कि ये है आपका एमीटर, ये क्या है, एमीटर है, ठीक है। और नीचे ये सीधी लाइन बनाई हुई है, इसका क्या मतलब है कि यह केवल डीसी को मेजर करेगा, केवल डीसी सप्लाई, केवल डीसी सप्लाई, केवल डीसी सप्लाई को मापता है, केवल डीसी सप्लाई को मापता है, ठीक है। और यहीं पे यदि V लिखा होता तो इसका मतलब हो जाता है कि ये वोल्ट मीटर है आपका, ये क्या है आपका वोल्ट मीटर। और यदि ऐसे बनाया होता तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एसी सप्लाई को मेजर करता, एसी सप्लाई को मापता, एसी सप्लाई को मापता, ठीक। इतनी पूरी कहानी हो गई इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये कहानी जरूर नोट कर लेना, कहानी नहीं है ये कह सकते हैं कि आप रामबाण है, एक क्वेश्चन को करने पे आपके कई सारे क्वेश्चन आसानी से तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो किसके बारे में पूछा है आपसे, आपसे पूछा है इसके बारे में, तो देखो इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं,
इन दोनों को हम लोग कहते हैं पोजिशनल इंडिकेटर। इन दोनों को कहते हैं पोजिशनल इंडिकेटर। ठीक है, किस पोजीशन में रखना है इंडिकेटर, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना है या फिर वर्टिकल पोजीशन में रखना है, ये चीज डिसाइड करता है ये सिंबल। ठीक है, पोजिशनल इंडिकेटर है कहीं पे, पोजीशन इंडिकेटर, पोजीशन इंडिकेटर देखो दो, यहाँ पे भी दो दो बार लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे किसी एक को टिक कर दो, पोजीशन इंडिकेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि वॉट मीटर पर संख्या द्वारा चिन्हित प्रत्येक विभाजन का मूल्य क्या है। देखो यहाँ पे टोटल आपके पास 5 लाइन दिख रही होंगी, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और ये हो गई आपकी 5वीं लाइन। ठीक है, टोटल 5 लाइन दिख रहा होगा। और यहाँ पे पाठ्यांक कैसे चेंज हो रहा है इसका, 0, 2, 4, 6, 8, 10। इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे पहली लाइन है तो यहाँ पे 2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे दूसरी लाइन है तो 2 से कितना हो गया 4, फिर यहाँ पे तीसरी लाइन है तो 4 से कितना हो गया 6, मतलब कितना बढ़ता जा रहा है 2-2 वोल्ट आपका बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि एक विभाजन कितने वोल्ट को दिखा रहा है भाई, 2 वोल्ट को दिखा रहा है। और यह है क्या, यह है आपका वोल्ट मीटर, यह है क्या आपका, यह है आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर है और ये किस सप्लाई को मेजर करता है, देखो यहाँ पे केवल इसने सीधी सीधी लाइन बनाया है ना, इसका मतलब यह है कि केवल डीसी सप्लाई को मेजर करेगा, केवल यह वोल्ट मीटर, यह वोल्ट मीटर, यह वोल्ट मीटर केवल डीसी सप्लाई को मापता है, केवल डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई को मापता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पैनल मीटर की यांत्रिक शून्य त्रुटि को कैसे ठीक किया जाता है। हाउ द मैकेनिकल जीरो एरर ऑफ पैनल मीटर इज करेक्टेड। आप लोग देखे होंगे कई सारे मीटर्स में, जैसे आपने ऐसे अपना घड़ी देखा है ना, घड़ी, तो घड़ी के ऊपर एक छोटा सा ऐसे डायल बटन दिया रहता है ना, एक बटन दिया रहता है जिसे क्या करते हो आप लोग, डायल बटन है, इसको टॉगल स्विच कहते हैं। इससे क्या करते हो आप, ऐसे बाहर की तरफ थोड़ा सा खींचते हो और यदि सुई, यदि आपके घड़ी की सुई इधर उधर हो गई रहती है तो उसे क्या करते हो आप, सेट करते हो, जिस हिसाब से आपको टाइम की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से उसे सेट करते हो। ठीक है, तो वो कब करते हो, जब अक्सर आपको बैटरी, आपको अपनी घड़ी स्टार्ट करनी है, मतलब आपको घड़ी अपने हाथ पे बांधनी है तो उसका टाइम पहले आप सही करते हो। ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, स्टार्टिंग के समय ही आप अपने घड़ी के टाइमिंग को सही करते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका चाहे वोल्ट मीटर हो गया चाहे एमीटर हो गया, उसके ऊपर भी एक छोटा सा ऐसे स्क्रू टाइप का दिया रहता है, छोटा सा स्क्रू दिया रहता है जिसे हम लोग एडजस्टेबल स्विच, एडजस्टेबल स्क्रू कहते हैं, एडजस्टेबल स्क्रू कहते हैं। इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा मीटर के पाठ्यांक को या फिर कह सकते हो कि मीटर के इंडिकेटर को 0 किया जाता है, यदि वो 0 पे नहीं है तो, यदि वो 0 पे नहीं है तो उसे 0 पे लाया जाता है। ठीक है, पैनल मीटर की यांत्रिक शून्य त्रुटि को कैसे ठीक किया जाता है, बाय रिप्लेसिंग पॉइंटर, पॉइंटर को रिप्लेस करके नहीं, बाय रिप्लेसिंग मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल को भी रिप्लेस करके नहीं, बाय रिप्लेसिंग मूविंग कॉइल, कीप द मीटर इन वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ही आपके ऐसे मिल रहे हैं कि अब हम क्या ही बताएं, दोनों ऑप्शन फिर से सेम हो गए हैं, बाय रिप्लेसिंग मूविंग कॉइल, बाय रिप्लेसिंग मूविंग कॉइल, इसमें ये दोनों नहीं सही होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि शून्य, यदि मीटर में आपका कहीं पे भी शून्य एरर आ रहा है, यदि मीटर का पाठ्यांक 0 पे नहीं है तो उसे इस एडजस्टेबल स्क्रू के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, 0 पे लेके आते हैं। तो जो जीरो एरर है पैनल का, उसे कैसे ठीक किया जाता है, एडजस्टेबल स्क्रू के द्वारा। ठीक है, एडजस्टेबल स्क्रू के द्वारा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइनल मीटर में यांत्रिक शून्य त्रुटि। हाँ देखो वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शन बदल चुके हैं, है ना,
क्वेश्चन यही वाला है, लेकिन अब ऑप्शन आपके सामने बदल चुके हैं। ठीक है, ये एकदम सही ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। एट नॉर्मल कंडीशन, सामान्य स्थिति में, हाँ एकदम सामान्य स्थिति में ही इसको ठीक किया जाता है। जब अभी मीटर हमें क्या करना है, अभी मीटर को हमें यूज करना है, उससे पहले ही हम लोग इसके जो शून्य एरर है उस शून्य एरर को ठीक कर लेते हैं एडजस्टेबल स्क्रू के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। किस स्थिति में होती है, यहाँ पे पूछा है किस स्थिति में होती है, और वहां पे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि कैसे ठीक किया जाता है। तो स्थिति कौन सी हो जाएगी आपकी, नॉर्मल स्थिति हो जाएगी, और ठीक करने के लिए हम लोग एडजस्टेबल स्क्रू का यूज करते हैं। ठीक है ना। चल, बैटरी सेल में प्रयुक्त धातु स्ट्रिप की जोड़ी क्या क्या नाम है। बैटरी की बात किया है यहाँ पे, यहाँ से देखिए आपके चैप्टर बदल गए हैं। चैप्टर का नाम हो गया अब यहाँ से बैटरी चैप्टर के ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसने बोला है कि जैसे ये दो धातु स्ट्रिप यूज किया जाता है ना, ऐसे आपकी बैटरी होती है, कुछ इसी तरीके से आपकी बैटरी होती है ना भाई। इस बैटरी के अंदर क्या भरे रहते हैं, इस बैटरी के अंदर भरे रहते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, कुछ लिक्विड टाइप का, जिस तरीके की आपकी बैटरी होगी उस तरीके का आपका इलेक्ट्रोलाइट भरा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड, और ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया आपका इलेक्ट्रोड। तो एक बैटरी में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, तो एक बैटरी में आपके दो इलेक्ट्रोड होते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं भाई, तो एक को कहते हैं हम लोग एनोड और एक को कहते हैं कैथोड। अच्छा, किसको कैथोड कहते हैं, किसको एनोड कहते हैं, तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे हम लोग कहते हैं एनोड, और जो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल होता है उसे हम लोग कहते हैं कैथोड। और ये दोनों क्या होते हैं भाई, तो ये दोनों धातु स्ट्रिप के जोड़ी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये किस मटेरियल के बने होते हैं, तो प्राय ये ग्रेफाइट का बना होता है। किसका, ग्रेफाइट का बना होता है। प्राय ये ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग बैटरी में अलग अलग मटेरियल के ये बना होता है। ठीक है ना। चलिए, लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी की बात किया है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पूछा है कि लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है। तो जो हमारी लेड एसिड बैटरी होगी, लेड एसिड बैटरी लेड एसिड बैटरी लेड एसिड बैटरी, ठीक है, PbO2 लेड ऑक्साइड हो गया ये। तो इसमें कौन सा हम लोग यूज करते हैं, तो ये अभिक्रिया करता है आपके सल्फर के साथ SO4, ठीक है, H2SO4 सॉरी H2SO4 के साथ H2SO4 के साथ ये अभिक्रिया करता है। तो फिर आपका जो PbO2 है ये क्या बना लेता है, PbO2 आपका बना लेता है लेड सल्फेट बना लेता है, लेड सल्फेट बना लेता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइट। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का एक और नाम है, इसे हम लोग कहते हैं अम्लराज। अम्ल का ये राजा होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 ये अम्ल का राजा होता है। ठीक है भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बैटरी को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो बैटरी आपकी दो तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है आपकी प्राइमरी बैटरी, एक होती है आपकी सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, बैटरी दो तरीके की होती है। बैटरी दो तरीके की होती है, कौन कौन सी, एक होती है आपकी प्राइमरी और एक होती है आपकी सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी कौन सी बैटरी होती है, जिसे जिसे दोबारा चार्ज न किया जा सके, जिसे दोबारा चार्ज न किया जा सके। ठीक है, और सेकेंडरी बैटरी कौन सी होती है, जिसे दोबारा चार्ज किया जा सके, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, चार्ज किया जा
सकता हो उसे सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो आपकी प्राइमरी बैटरी होती है इसकी इसकी लाइफ अधिक होती है, इसकी लाइफ अधिक होती है। ठीक है। एक मिनट रुकिए। इसकी डिस्चार्जिंग लाइफ, ठीक है, या फिर लिख लो कि डिस्चार्जिंग पीरियड, डिस्चार्जिंग 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 पीरियड इसका अधिक होता है, या डिस्चार्जिंग टाइम इसका अधिक होता है, और इसका डिस्चार्जिंग टाइम कम होता है। इसका डिस्चार्जिंग टाइम कम होता है। ठीक है, कम होता है। बाकी लाइफ टाइम इसका अधिक होता है और लाइफ टाइम इसका कम होता है। अब ये बात क्या है, कैसे समझ में आया, अभी मैं बताता हूं। देखो, डिस्चार्जिंग टाइम हमने लिखा है ना कि जैसे आप एक सिंपल सा समझो, 5 रुपए वाली घड़ी 5 रुपए वाली घड़ी की बैटरी खरीद के लेके आते हो और उसे लगा देते हो, तो आप देखते हो कि 1 साल तक आसानी से चल जाता है, मतलब 6 महीना 1 साल तक आसानी से चल जाता है, उसे फिर दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका जो डिस्चार्जिंग टाइम, मतलब इसको डिस्चार्ज होने में पूरी कितना टाइम लग रहा है, पूरा लगभग 1 साल के 1 साल के तकरीबन टाइम लग रहा है। ठीक है। लेकिन आपकी जो सेकेंडरी बैटरी होगी उसे जब आप चार्ज करते हो एक बार, जैसे ऐसे समझ लो कि आपके मोबाइल की जो बैटरी है, आप मोबाइल सुबह में चार्ज करते हो, शाम तक डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है। रोज रोज उसको चार्ज करना पड़ता है, लेकिन इसकी लाइफ टाइम ज्यादा होती है और इसकी लाइफ टाइम कम होती है। डिस्चार्जिंग टाइम इसका कम होगा सेकेंडरी का, और डिस्चार्जिंग टाइम इसका अधिक होगा प्राइमरी का। ठीक। तो ये आपके दो प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिल्वर ऑक्साइड सेल का रेटेड आउटपुट कितना होता है। तो इसका आउटपुट होता है आपका 1.5 सिल्वर ऑक्साइड का। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो आपका सेलुलर फोन है। देखो, हमने कुछ ही देर पहले आपसे फोन की ही बात करी थी, कुछ ही देर पहले हमने आपके फोन की बात करी थी कि फोन में जो बैटरी लगी होती है, ये कौन सी बैटरी होती है, सेकेंडरी बैटरी होती है। कौन सी बैटरी होती है मेरे भाई, तो सेकेंडरी बैटरी होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि सेलुलर फोन के लिए किस बैटरी का उपयोग किया जाता है, तो हम लोग इसमें कौन सा बैटरी यूज करते हैं, लिथियम आयन बैटरी। ठीक है। बाकी आपका जो निकल आयन बैटरी है, इसका यूज कहां पे करते हैं, तो इसका यूज हम लोग रेलवे में सिग्नलिंग के लिए, सिग्नल पर्पज के लिए हम लोग निकल आयन बैटरी का यूज करते हैं। ठीक है। जिंक क्लोराइड का कहां पे यूज किया जाता है, तो जो आपका जिंक क्लोराइड बैटरी है, ये आपकी घड़ी की बैटरी, जो आपकी दीवार घड़ी है ना, दीवार घड़ी की बैटरी और इत्यादि क्लॉक में इसका यूज किया जाता है, आपके जिंक क्लोराइड का। ठीक है। तो बस इतना आज के लिए, बाकी के जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सभी को।